Hello everyone, my name is Shikha. I used to teach organic and inorganic chemistry to grade 11th and 12th students. But today we have taken a topic from carbonate compounds which is from 10th standard. Actually my daughter is in 10th standard, so I thought to start with this chapter, right? So carbonate compounds. Actually in the last chapter we have studied about metals and non-metals and bonding between them, right? तो व्हाट इज आयनिक बॉन्डिंग? आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग जो आयंस के बीच में होती है. आयंस कैसे होते हैं? आयंस या तो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं. एटम जब इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो दे फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, राइट? और वी कैन से कैटायंस. और जब एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो दे फॉर्म एनायंस, राइट? तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग. ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होते हैं, ठीक है? अब ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना एंड ऑल्सो शेयरिंग, जो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड शेयरिंग, हम जो पढ़ने वाले हैं, ये होता क्यों है? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग. ऑक्टेट रूल क्या बताता है? किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को देना या इलेक्ट्रॉन्स को लेना और शेयरिंग, ये तीनों चीज किस लिए होती हैं? इनकी स्टेबिलिटी अचीव करने के. दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट में ये कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है? या तो इलेक्ट्रॉन देकर कर सकते हैं, जैसे NaCl के केस में देखो आप. NaCl के केस में क्या हो रहा है? Na सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2, 8 and 1. तो क्या होता है? ऑक्टेट अचीव कैसे करेगा ये? अगर इसके आउटर मोस्ट, दिस इज कॉल्ड वैलेंस शेल, द लास्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल. इस वैलेंस शेल में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है. तो इसको अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, तो क्या ये इसके लिए इजी है कि इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे? या इसके लिए ये इजी है कि ये एक जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में है इसको दे दे? अगर ये इसको दे देगा तो then last shell will be 8 with octet, right? And it will be stable, isn't it? ये stable हो जाएगा. तो इसके लिए easy होता है इस इलेक्ट्रॉन को देना. तो इस इलेक्ट्रॉन को देकर ये फॉर्म करता है Na positive. This is called cation. Cation. That's why sodium, the elements, those are present in first and second group of periodic table. These are metals. Because इसके जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं सब एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. These are also called alkaline earth metal, right? तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे उसके लिए इजी होता है इलेक्ट्रॉन्स को देना. दैट मीन्स दे फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव. दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एंड दे फॉर्म केटायन, राइट? तो एंड व्हाट आर एनायंस? एनायंस कब बनते हैं? जैसे इस केस में हम देखें Cl, जो क्लोराइड एटम है, क्लोराइड एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? क्लोराइड एटम जो है इसके टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स को आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 7 इस फॉर्म में लिखेंगे तो लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आए. तो इसके लिए इजी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को लेना, एक इलेक्ट्रॉन को लेना टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, राइट? तो इसके लिए ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से ले लेगा, किसी भी एटम से ले लेगा, और ये क्या बना लेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके इट विल चेंज इनटू स्टेबल फॉर्म. ये किस में चेंज हो जाता है? स्टेबल फॉर्म में. तो हम फॉर्मेशन क्या हुई? Na ये एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाला Cl को दे देता है. जब ये Cl को देता है इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए. दे बोथ आर स्टेबल. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस गिविंग एंड टेकिंग? ये जो इलेक्ट्रॉन्स का देना लेना किस वजह से हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के कारण. एवरीथिंग इज देयर टू अचीव स्टेबिलिटी, राइट? और स्टेबिलिटी कैसे अचीव हो रही है? यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करके. होप इट इज क्लियर. नाउ बॉन्डिंग इन कार्बन. बॉन्डिंग इन कार्बन, देखो कार्बन क्या होता है? कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके आउटर मोस्ट में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वी नो वेरी वेल, ठीक है? आउटर मोस्ट में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है. अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को,
या फिर इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये 2-8 ये भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे? आपको पता है जो कार्बन है इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन K शेल, और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसमें है? इसके L शेल में, राइट। अब क्या होता है, देखो ये जो कार्बन है ना, ये इसका साइज बहुत स्मॉल है। साइज स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, जो प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे +6 क्या है? प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स हैं? +6। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये भी -6, सेम नंबर होता है। अब क्या है, इस प्रोटॉन का इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी अट्रैक्शन है और इन प्रोटॉन्स का इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी अट्रैक्शन, राइट। साइज स्मॉल होने की वजह से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको C4 पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, सपोज ये कार्बन क्या है 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो क्या होगा कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, बाहर से एक एनर्जी देते हैं। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक एनर्जी दी जा रही है, इस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों कहते हैं इसको आयोनाइजेशन एनर्जी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये आयोनाइज हो जाएगा, राइट। आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा इसके ऊपर से, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी बाहर से दी गई। अब ये इलेक्ट्रॉन निकला, अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 3 हो गए। और प्रोटॉन्स एज इट इज सेम है। ये प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो अगेन इसके लिए ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए भी आयोनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। 1 बाय 1 अगर आप देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी जो देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट विल बी वेरी वेरी हाई। ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा। इट इज ऑलमोस्ट 35,760 किलोजूल पर मोल, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। ये इतनी हाई एनर्जी है कि इसको एक्वायर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो क्या होता है, C4 पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, एनर्जेटिकली इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर कार्बन, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, C4 नेगेटिव वाला। C4 नेगेटिव में क्या है, आपको पता है सेम 6 प्रोटॉन्स हैं एंड 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इन द फर्स्ट शेल एंड 4 इन द सेकंड शेल, राइट। अब आप ये देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, C4 पॉजिटिव का मतलब क्या है, बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं विच विल कम इन द सेम शेल। इसी शेल में तो आएंगे ये बाहर वाले में। टोटल हमारे प्रोटॉन्स कितने? +6। इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले में कितने हो गए? 8 हो गए। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। और आपको पता है पहले से जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है उन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये जो हमारा साइज है कार्बन का, इट इज वेरी स्मॉल, छोटे से एरिया में ही, छोटे सी ऑर्बिट में ही बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करना, और ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या करते हैं? रिपल्शन। इट विल क्रिएट लॉट ऑफ रिपल्शन। जैसे ही रिपल्शन बढ़ेगा, आपको पता है जैसे रिपल्शन बढ़ता है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स इंक्रीजेस। एनर्जी बढ़ गई, और हमेशा जब भी एनर्जी किसी सिस्टम की बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी हमेशा, एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देती है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट स्टेबल। एनर्जेटिकली इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इजी कार्बन के लिए क्या रहता है? कार्बन के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल रहता है कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाना, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स में एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होगी कोवेलेंट बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में। होप इट इज क्लियर टू यू।